नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को समझा था जिसे हम मिलियो इंटीरियर कहते हैं। और ये मिलियो इंटीरियर जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, आज हम इन्हीं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह बॉडी फ्लूइड हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण है और यह किस प्रकार से पूरे शरीर में वह व्यवस्थित है। तो ये बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो यह देखिए हमारे शरीर का 60% भाग वह फ्लूइड स्टेट में है, वाटर। तो बाय वेट 60% वाटर है, 18% प्रोटीन, 15% फैट, 6% मिनरल्स और 1% केवल कार्बोहाइड्रेट्स। तो शरीर का वेट ऑन वेट बेसिस 60% भाग वाटर है। तो अभी भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये वाटर ही है। अब 60% वाटर और ये बाकी कंपोजिशंस में यदि हम इसको एनालाइज करें किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में व्यवस्थित हैं, जो कि उम्र के अनुसार और हमारे जेंडर के अनुसार थोड़ा परिवर्तनशील है, थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। जब शिशु जन्म लेता है 1 वर्ष की आयु तक, विशेष रूप से हमारे शरीर में बॉडी वाटर 60%, 60 से भी ज़्यादा 70-75% होता है और एडल्ट्स में वह 50-60% रहता है। यहाँ पर भी क्या, मेल्स में, पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बॉडी वाटर कम होता जाता है। बुजुर्ग पुरुष या महिलाओं में यह 50% तक रह जाता है। तो आपने क्या समझा कि जब हम जन्म लेते हैं तो शरीर में यह वाटर कंटेंट ज़्यादा है, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षाकृत ज़्यादा है, उम्र के साथ ये कम होता जाता है। आखिर ये परिवर्तन होते क्यों हैं? जब किसी शिशु ने जन्म लिया उस वक्त तो हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि उसकी देखभाल ठीक ना हो पाए। तो यदि पानी के स्तर में थोड़ी भी कमी आई तो वह प्राणघातक हो सकती है। इसलिए शरीर ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक एडेप्टेशन है, एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है कि बच्चे के शरीर में थोड़ा पानी ज़्यादा ही रहे। कि गर्मी के दिन हैं, उसे दस्त लग गए तो उसके कारण से उसके बदन में डिहाइड्रेशन ना हो। तो यह एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है न्यूबॉर्न्स का और इन्फेंट्स का मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ऐसे लोगों के लिए। अब वयस्कों की बात करें तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षाकृत जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। इसका क्या कारण है? हम ये जानते हैं कि जो पुरुषों में शरीर थोड़ा मस्कुलर होता है और महिलाओं में शरीर थोड़ा फैटी होता है। मसल्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, फैट तो वाटर इनसॉल्युबल है, तो जो फैट स्टोर्स हैं उसमें पानी की मात्रा कम होगी। इसलिए पुरुषों में मसल सेल्स ज़्यादा हैं, शरीर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। महिलाओं में एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं फैट को, फैट सेल्स को, फैट सेल्स का जो कलेक्शन है। तो जो एडिपोज टिश्यूज़ है उसमें वाटर कंटेंट कम है। तो इसीलिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा लगभग 5% वाटर कंटेंट कम होता है। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारा मसल मास कम होता रहता है, याद रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं क्योंकि उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और उसकी अपेक्षा फैट कंटेंट बढ़ता जाता है। इसीलिए वृद्धावस्था के साथ साथ शरीर में जल के स्तर में भी, वाटर कंटेंट में भी थोड़ी कमी आती जाती है। तो आइए समझते हैं कि ये शरीर में यह जो जल है ये किस प्रकार से किस किस कंपार्टमेंट में व्यवस्थित है। हम लोगों ने पहले तो ये डिस्कस किया था कि शरीर के 2 भाग हैं, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर भाग, एक्स्ट्रा सेलुलर भाग। अब इसमें भी थोड़ा अंतर है, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर और सेल के बाहर जितना है वो एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में कुछ तो है जो सेल्स के बीच में, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब 2 चीज़ों के मध्य। तो सेल्स बहुत सारी हैं, उनके बीच बीच में जो फ्लूइड बचा हुआ है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कुछ है जो ब्लड वेसल्स में है, आर्टरी में, वेन में, लिम्फेटिक्स में। तो इसको तो हम कह देते हैं आर्टरी वेन में प्लाज्मा।
तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है उसके दो पार्ट हुए एक्स्ट्रा सेलुलर के, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बीच में और एक प्लाज्मा जो कि ब्लड वेसल्स में। अब याद रखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो हर सेल का, हर टिश्यू का यूनिक होता है। बोन टिश्यू में अलग तरह का इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नर्वस टिश्यू में अलग तरह का इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एडिपोज टिश्यूज में अलग तरह का इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यह तो पूरे शरीर में एक जैसा है। इसके दो भाग इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, यह भी दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो अब हम कैसे ये बने रहते हैं, सेल के अंदर फ्लूइड कैसे अपने आप को यूनिक रखता है और सेल के बाहर कैसे दोनों फ्लूइड एक जैसे होते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो हर कंपार्टमेंट की अपनी एक बाउंड्री है। सेल की अपनी बाउंड्री वो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। इंटरस्टिशियम और जो ब्लड वेसल है, इन दोनों के बीच में क्या है, जो ब्लड वेसल है उसकी ब्लड वेसल की अपनी जो कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो एंडोथेलियम की सेल्स आती है वहां पे, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर वह डिमार्केटेड हैं सेल मेम्ब्रेन से, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के दो भाग इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, यह डिमार्केटेड हैं, यह सेपरेटेड हैं इस कैपिलरी मेम्ब्रेन से। तो इस प्रकार से दोनों फ्लूइड्स जो हैं वो तीन कंपार्टमेंट्स में, ये दो मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताओं के कारण ही यह तीनों फ्लूइड्स की अपनी अपनी विशेषताएं वह मेंटेन रहती हैं। क्या, जो हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन है, कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है, जो कैपिलरी के अंदर प्लाज्मा को और कैपिलरी के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इन दोनों को अलग अलग रखती है। यह अब आप देख रहे हैं ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो मैंने कॉन्टिन्यूअस दिखाई है, और जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है इसमें मैंने गैप्स दिखाए हैं। यह दिखाने का क्या अर्थ है कि गैप जो है कैपिलरी वॉल में, गैप जंक्शंस जिसे कहते हैं, यह गैप जंक्शंस एक खुली छूट देते हैं आने जाने के लिए। इनके थ्रू वाटर भी बड़े आराम से अंदर बाहर आ जा सकता है, इनके थ्रू आयंस भी बड़े आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो कैपिलरी फ्लूइड, इन दोनों का कंपोजिशन मैंने एक तरह का निशान बनाया है, इन दोनों का कंपोजिशन लगभग एक समान बना रहता है, क्योंकि जहां वाटर ज़्यादा हुआ वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, जब इंटरस्टिशियम में ज़्यादा हो गया तो वहां से वापस कैपिलरीज में ज़्यादा आ जाता है। तो यह दोनों कंपार्टमेंट्स में वाटर और ये आयंस, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, यह सब बड़े आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो दो भाग हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, यह कंपोजिशन में लगभग एक समान रहते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है वह बड़े आराम से वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को आने जाने देती है। इसके विपरीत जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, नो फ्री एंट्री, ये बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से अपनी जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके कंपोजिशन को मेंटेन करती है, जिसको मैं चाहूँगी, ये तो हमारा हो गया एक तरह से घर के अंदर। उसने कहा कि घर के बाहर जो हो रहा है सब ठीक है, घर के अंदर तो वही आ जाएगा जिसको मैं चाहूँगी। तो वाटर तो रिलेटिवली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आराम से अंदर आ जाता है, लेकिन आयंस नहीं आने पाते। इसलिए अगर आप देखें इन दोनों का कंपोजिशन तो मैंने सेम दिखाया है, लेकिन सेल के अंदर जो कंपोजिशन है वो अलग है, आयंस अलग हैं, वाटर बाहर से वह इंटरचेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन जो कि इंट्रासेलुलर को एक्स्ट्रासेलुलर, विशेष रूप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अलग करती है, वह इंट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपोजिशन को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। और बाहर वाले जो दोनों कंपोजिशन है, ये एक ब्लड कैपिलरी, उस कैपिलरी से
जब आर्टरी से कैपिलरी जहाँ निकलती है वहाँ आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फ्लूइड उस प्रेशर के कारण से बाहर आता जाता है इंटरस्टिशियम में, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो आर्टरी की तरफ फ्लूइड बाहर आता है फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से, और जब आगे जाते जाते वेन के पास पहुंचता है तो प्रेशर कम रह जाता है, तब जो ज़्यादा फ्लूइड होता है वो अंदर आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आर्टरी, वेन, बीच में कैपिलरी। तो जब फ्लूइड हमारा वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, जब आर्टरी की तरफ हाई प्रेशर में ब्लड था तो उससे ब्लड फिल्टर होके जो वाटर है उसका वो इंटरस्टिशियम में आ जाता है। अब जब वेन के पास पहुंचते पहुंचते उसका प्रेशर रिलीज हो गया, तो यहाँ का प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा है, तो वो वाटर अंदर चला गया, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से बाहर आया, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से अंदर चला गया और वेन में। तो इस प्रकार से प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके फ्लूइड दोनों आदान प्रदान होते रहते हैं। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से आर्टीरियल एंड पे निकले, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया से वेनस एंड पे वो अंदर चले गए। लेकिन पूरा 100% नहीं होता ये काम। 100% फिल्ट्रेशन हुआ था तो 99% अंदर चला गया, 1% बचा रहा। अब सारा दिन अगर 1% जो फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है वो बचता रहेगा तो पूरी बॉडी फूल जाएगी। 1% सारा दिन में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसकी सफाई के लिए अलग एक वैस्कुलर सिस्टम है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से फिल्टर हुआ 199 रीअब्जॉर्ब हुआ, जो 1% यहाँ छूट गया था वह इस लिम्फेटिक्स के थ्रू चला जाता है। वास्तव में एक सफाई का मीडियम है लिम्फेटिक्स, वह इस इंटरस्टिशियम की पूरी सफाई होती रहती है, धुलाई होती रहती है। यहाँ के कंपोजिशन जो एक्स्ट्रा होते हैं जो इसके थ्रू नहीं आ जा सकते, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वह तो इससे चले आ जा सकते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम से। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे उसके डिब्रिस जो कूड़ा करकट है वह सारा इस लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होता हुआ बाद में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वह प्लाज्मा के लगभग एक समान होता है, क्योंकि लगातार सर्कुलेशन चल रहा है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और बचा हुआ लिम्फेटिक्स से गया। और लिम्फेटिक्स कहाँ खुली, लिम्फेटिक्स जाके इसी वैस्कुलर सिस्टम में खुल जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो ही फ्लूइड यहाँ बचा हुआ था ये फिर घूम फिर के उसी प्लाज्मा में जाके मिल गया। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसके दो भाग इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल, वह एक दूसरे के लगातार संपर्क में और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब इस जानकारी के बाद हम लोग समझते हैं कि शरीर में हमारे फ्लूइड का अरेंजमेंट कैसा है। अब ये तो हमने समझ लिया कि शरीर का जो मुख्य भाग है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF के रूप में है, और थोड़ा भाग उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा के रूप में है। इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल के बीच में सेल मेम्ब्रेन है जो कि वाटर को आने जाने देती है, आयंस के बारे में बड़ी चूजी हो जाती है, सेलेक्टिव हो जाती है। जबकि इंटरस्टिशियम और प्लाज्मा के बीच में कैपिलरी मेम्ब्रेन है जो खुला खेल आराम से आने जाने देती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लगभग जो अगर हम पूरी शरीर में बात करें जो फ्लूइड का जो 28 लीटर वह है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, 11 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, 3 लीटर प्लाज्मा। जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक वो क्या है, 60% बॉडी वाटर, 60% में 40% सेल्स में और 20% सेल के बाहर। उस 20 में से 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 5% केवल प्लाज्मा। तो डिस्ट्रीब्यूशन 100% में 40%, जो 100% में 60% बॉडी वाटर, 60 में 40 सेल के अंदर और 20 सेल के बाहर, और लीटर्स में हम इसकी रेंज उधर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी अगर हम फिगर में समझें तो ब्लड में 5%,
सेल्स के बीच के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 15% और सेल्स के अंदर 40% यह वाटर होता है। तो अब इस पूरी जानकारी को जो हम लोगों ने अभी तक प्राप्त की एक टेबल के रूप में डिस्कस कर लेते हैं और यह टेबल आपको याद रखनी है। टोटल बॉडी वेट का 60% बॉडी वाटर होता है, 40% सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, अब ये 60% बॉडी वाटर है, इसमें 2/3 वह सेल के अंदर है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF, और 1/3 बाहर है। ठीक, अब ये जो 1/3 बाहर है यह 2 मेजर कंपार्टमेंट्स में बटा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कि इसका 3/4 है और इसका 1/4 प्लाज्मा के रूप में। बहुत थोड़ा सा पार्ट एक ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी कहलाता है जो इधर उधर की छोटी छोटी कैविटीज में होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे समझ लेंगे। तो यदि इसी बॉडी वाटर को हम अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करें तो बॉडी में फ्लूइड, टोटल बॉडी वाटर का ICF, ECF प्लाज्मा में और इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वेट के अनुसार हम लोगों ने डिस्कस किया कि 60% का 40% इंटरसेलुलर, 20% एक्स्ट्रासेलुलर, और ये 20% में 5% प्लाज्मा, 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये तो हुआ वेट ऑन वेट बेसिस पे। वॉल्यूम के अनुसार 70 kg का अगर कोई व्यक्ति है तो 70 kg में से 60% कितना हुआ, 42 लीटर। तो 42 लीटर्स, यहाँ 60% ये क्या था, वेट। तो 42 लीटर्स में से 2/3 आ गया हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड और 1/3 आ गया हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कि 25% प्लाज्मा में और 75% इंटरस्टिशियम में। और इसी को अगर हम बॉडी वाटर के कंटेक्स्ट में समझें, या अलग अलग रूप में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम इस फिगर को याद रखें तो सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी वाटर क्या हुआ, 60% जो बॉडी वाटर था उसका ब्रेकअप, उस 60% जो अब 100% हो गया, 2/3 हमारा है इंट्रासेलुलर, 1/3 है एक्स्ट्रासेलुलर, और 1/3 में 25% है प्लाज्मा में और 75% है इंटरस्टिशियम में। तो यह हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, मिलियो इंटीरियर, जो कि मेनली वाटर है, जिसके अंदर हमारे शरीर का मुख्य जितनी क्रियाकलाप जितने हैं सभी इसी एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट क्या है, हवा का, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर की जो सेल्स हैं उनका एनवायरनमेंट है ये वाटर। तो अगर हमें बॉडी को समझना है तो उनके एनवायरनमेंट को समझना, जानना वह बहुत आवश्यक है, जो कि 60% है, जो कि डिवाइडेड है इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर डिवाइडेड है इंटरस्टिशियम, प्लाज्मा, और एक माइन्यूट अमाउंट ट्रांससेलुलर। इनके बीच में यह तीनों कंपार्टमेंट सेल्स सेल मेम्ब्रेन से, और यह दोनों कंपार्टमेंट कैपिलरी मेम्ब्रेन से अलग अलग हैं। कैपिलरीज फ्रीली परमेबल हैं आयरन और वाटर के लिए, इसलिए प्लाज्मा की और इंटरस्टिशियम के कंपोजिशन लगभग समान होते हैं। सेल्स एक क्लोज्ड सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जो कि वाटर को फ्रीली जाने देती है, आयंस को नहीं सेलेक्टिवली आने जाने देती, जिसके कारण से इसका कंपोजिशन बाकी अन्य के कंपैरिजन में अलग हो जाता है। यह उसी चीज़ का ब्रेकअप है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग शरीर की अन्य फिजियोलॉजीज को, कि इस बॉडी वाटर को समझने के बाद, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को, मिलियो इंटीरियर को समझने के बाद, उसके अंदर किस प्रकार से शरीर उसको मेंटेन करता है, किस प्रकार से होमियोस्टेसिस मेंटेन होती है, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।